दोस्तों। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मॉडर्न कल कर ली थी, मॉडर्न का एक टॉपिक करा था अपन ने, कौन सा, डच। डच में एक गलती हो गई थी। डच की एक गलती ये थी कि वहाँ पे जो मैंने ऊपर जो टाइटल में डच लिखा हुआ है, डच 1902, वो 1908 नहीं है। और उसमें मैंने एक चीज़ में बोल दिया था कि जो सीक्वेंस जो था उसमें सबसे नीचे जो है वो फ्रेंच थे, उसके ऊपर स्वीडिश थे। तो वो सीक्वेंस का एक बार आप देख लेना। बाकी उसका यहाँ पे भी मैं एंड में बता दूंगा कि भाई उसका सीरीज क्या था। आज अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भारत को जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत इस तरीके से पड़ी कि भाई पहले तो ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स का राज था यहाँ पे, और अपना जो भारत था वो पहले ब्रिटिश इंडिया था। पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान अलग हुआ और इंडिया अलग हुआ। तो इस तरीके से अपना इंडिया बना था, उनका राज हुआ करता था। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी जाता था वो उनको सजा देते थे। तब इंडिया को जरूरत पड़ी कि भाई हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, जिससे हम अपने अधिकार, हम अपना अधिकार तो पता लगे कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे क्या क्या अधिकार है क्या नहीं है। तो उस चीज को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग हुई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब गठन हुआ तो किन किन जनों ने मांग करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कैसे मांग करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज आज अपन इस चीज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मांग करी थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। बाल गंगाधर तिलक ने मांग करी थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इन्होंने डायरेक्टली तरीके से मांग नहीं करी थी, इन्होंने भी इनडायरेक्टली बोला था कि हमको स्वराज की बात कर रहे थे। इनका मेन मोटिव तो स्वराज था, स्वराज की ये बात कर रहे थे। तो उस बात को ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी है, अपनी संविधान सभा की मांग करी है। बाल गंगाधर तिलक ने इनडायरेक्टली तरीके से उल्लेख किया था कि भाई हमें ये एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग करी संविधान सभा की। इन्होंने भी ये भी स्वराज की ही बात कर रहे थे, लेकिन इनकी बातों से भी ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी है। 1928 में नेहरू समिति का गठन हुआ था। नेहरू समिति किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी, मोतीलाल नेहरू की समिति थी। इसमें मोतीलाल नेहरू की समिति थी। इसमें अंग्रेजों ने, इन्होंने मांग करी कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। ऑफिशियली तरीके से मांग नहीं करती, इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था, इन्होंने भी इनडायरेक्टली बोला था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम क्या जानते हो संविधान के बारे में, क्या नहीं जानते, अगर तुम जानते हो तो तुम्हारा एक प्रोविजन भेजो हमारे पास में। ये नेहरू समिति का पूरा एक जो भी पूरा का पूरा डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री भी अपनी साथ साथ में चल रही, जब आएंगे तब वहाँ पे एक बार और मेंशन कर देंगे कि ये वाला नेहरू समिति का। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव बना के भेजो ताकि हम उसको देखें कि आपकी जरूरत है या नहीं है। तो इस चीज में नेहरू समिति ने, अंग्रेजों ने बोला नेहरू समिति से कि आप भेजो, तो भेजने के बाद में हम देखेंगे भाई संविधान सभा बननी चाहिए नहीं चाहिए। नेहरू समिति, इन्होंने भी इनडायरेक्टली तरीके से ही मांग करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1934 में एम एन राव ने डिमांड करी थी डायरेक्टली तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एम एन राव को अपन सब जानते हैं, एम एन राव को फादर ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन माना जाता है, इंडिया का कम्युनिस्ट मूवमेंट माना जाता है इंडिया का। एम एन राव जो है ये पहले के टाइम पे कम्युनिस्ट ही हुआ करते थे, लेकिन इनका धर्म परिवर्तन हुआ तो इन्होंने कम्युनिज्म छोड़ के रेडिकल ह्यूमनिज्म को अपना लिया था। पॉलिटिकल साइंस, अब जो आर्ट्स जिन जिन के हैं और जिन जिन के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें जो इंडियन थिंकर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो मेन जो इंडियन थिंकर्स है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंकर है वो है एम एन राव। इनके सपोर्टर भी हो गए थे न्यू ह्यूमनिज्म और रेडिकल ह्यूमनिज्म के। तो ये जो तीन है, इन तीनों ने मांग करी थी इनडायरेक्टली तरीके से, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और नेहरू समिति, तीनों ने ही इनडायरेक्टली तरीके से संविधान सभा की मांग करी थी। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे पहले
पर एक पर्टिकुलर पर्सन ही मांग कर रहे थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेहरू जी हो गए, मोतीलाल नेहरू जी हो गए, एम एन राव हो गए, से एक इंडिविजुअल पर्सन मांग कर रहे थे। लेकिन 1935 में कांग्रेस पार्टी को भी ये लगा कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसके लिए हमें संविधान सभा का गठन करना चाहिए। तो इन्होंने भी मांग करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियली तरीके से। 1935 में यहाँ तक आ गया समझ में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी थी डायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो भी किससे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात बोली कि कौन संविधान सभा जो है वो तो इंडियंस की है, भारतीयों की है, तो क्यों ना भारतीयों से ही इसका चुनाव कराया जाए। तो इसीलिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि जो भी 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, जो भी लड़का लड़की जो भी है, वो सब वोट करेंगे। और भारतीयों की ही संविधान सभा है तो वोट भी भारतीय ही करेंगे। तो इंडियंस के हित को रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात करी थी डायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब 1940 से पहले अंग्रेजों की तरफ से कुछ भी ये बात नहीं आ रही थी कि हम संविधान सभा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इनकी तरफ से कोई भी मुद्दा नहीं उठ रहा था। लेकिन 1940 में जब अगस्त ऑफर आया, उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अगस्त ऑफर में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडिया को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर में शामिल करना पड़ेगा। तब कांग्रेस पार्टी ने इसका बड़े तेजी से विरोध करा कि जब हमारे हित ही नहीं जुड़े इनसे तो हम किस लिए वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लें, और हमें तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हमारा सिर्फ यही ही मोटिव है। लेकिन हमारा जब हित ही नहीं जुड़ा किसी से तो हम वर्ल्ड वॉर में हिस्सा क्यों लें। तो अगस्त ऑफर में इन सबको कर करके, लेकिन इंडिया फिर भी गया था लड़ने के लिए, ऐसा नहीं इंडिया नहीं गया था। अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने बोला कि युद्ध खत्म होने के बाद में हम इंडियंस को बुलाएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। अगस्त ऑफर में हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान था? क्रिप्स मिशन में लेके कौन आया था? स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आए थे। इसमें ये था, प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इलेक्ट होनी चाहिए इनडायरेक्टली। डायरेक्टली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग करी थी डायरेक्टली होनी चाहिए क्योंकि भारतीयों की ये संविधान सभा, तो भारतीय ही वोट करने चाहिए। लेकिन स्टैफर्ड क्रिप्स ने बोल दिया कि नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से होनी चाहिए। अब इनडायरेक्टली तरीके से अगर संविधान सभा बनेगी तो इसमें वोट कौन करेगा, किन किन को अधिकार है वोट करने का, वो भी बात आती है। तो इसमें वोट करेंगे मेंबर ऑफ लोअर हाउस, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर ऑफ लोअर हाउस। आज के टाइम पे अपन एमएलए को बोलते हैं। एमएलए जो है वो वोट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। इस चीज ये प्रोविजन इन्होंने रखा, किसने? स्टैफर्ड क्रिप्स ने रखा कि भाई प्रोविजन है कि इनडायरेक्टली तरीके से होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने इस चीज की मांग, ये वाली मांग को भी इतना ज्यादा स्वीकार नहीं करा था कि नहीं, भारतीयों की सभा है तो भारतीय ही वोट करने चाहिए। अगस्त ऑफर में भी इन्होंने सीधे सीधे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्ड का यूज नहीं करा था। इन्होंने सीधे ये अंग्रेजों ने ये बोला युद्ध खत्म होने के बाद में हम बुलाएंगे इंडियंस को, लेकिन वो कभी नहीं बुलाया था इन्होंने। फिर अपने भारत आजाद होने के ठीक एक साल पहले 1946 में कैबिनेट मिशन आया, क्योंकि संविधान सभा बनाने का जो मुद्दा था ये इंटरनेशनल लेवल पे नोटिस किया जा चुका। तो 1946 में जब ब्रिटेन में एटली की सरकार हुआ करती थी तो ये मुद्दा वहां तक पहुंचा। वहां तक पहुंचते ही एटली ने अपने 3 जो मेन जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको इंडिया भेजा। अब वो 3 मिनिस्टर कौन कौन थे? सबसे पहले तो स्टैफर्ड क्रिप्स ही आ गए, दूसरे हो गए अपने एबी अलेक्जेंडर, अपने तीसरे हैं अपने यहाँ के इंडिया स्टेट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया के सर पैट्रिक लॉरेंस। इन 3 मिनिस्टर्स को इंडिया भेजा कि आप जाओ और देखो कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, संविधान सभा बनाने में किस चीज़ की कमी पड़ रही है, किसकी नहीं पड़ रही। तो ये तीनों इंडिया है, इन्होंने भी देखा कि हाँ भाई ठीक है इनडायरेक्टली, लेकिन इन तीनों ने भी यही बोला कि भाई संविधान सभा का गठन जो इनडायरेक्टली होना चाहिए। अब इनडायरेक्टली होगा तो वोट कौन करेगा? वोट करेंगे मेंबर जो है लोअर हाउस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, वो ही वोट करेंगे। अब
भाई इंडिया ने मान लिया कि भाई संविधान सभा बन रही है, इंडियंस के लिए बन रही है, चाहे अब वोट कोई भी करे, अब मान नहीं रहे तब कर भी कर सकते हैं। तो इस चीज को लेके इसका जो इलेक्शन था संविधान सभा का, ये कंडक्ट हुआ जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुआ, और 1946 में अपना संविधान सभा बन के बन गया था। अब बात ये होती है कि इसमें कितने मेंबर होने चाहिए संविधान सभा में। संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर होने चाहिए, तो ये भी चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैबिनेट मिशन जब आया, इन्होंने बोला कि भाई संविधान सभा में 389 मेंबर होने चाहिए। 389 मेंबर हो तो इन मेंबर्स को कैसे कैसे डिवाइड करें। इन मेंबर को डिवाइड करें इस तरीके से कि ब्रिटिश इंडिया के तो 296 होने, और प्रिंसली स्टेट के 93। ब्रिटिश इंडिया के जो 296 मेंबर है, वो ये है कि उनका सीधा सीधा राज हुआ करता था किस पे, अपने इंडिया पे, ब्रिटिश इंडिया पे, सीधा राज ब्रिटिश इंडिया पे। और जो अपने प्रोविंस प्रिंसली स्टेट के जो 93 मेंबर्स हैं, ये इनमें राजा या राज करते थे, और ये अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशर्स के थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था कि भाई आप अपनी सेना हटा लो, हम आपको सैनिक बल देंगे, हम आपको और भी चीज़ें देंगे, जो भी आपकी चीज़ की कमी पड़ेगी हम पूरा करेंगे। तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट में क्या ब्रिटिशर्स भी साथ थे, क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी अलायंस के उससे ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए थे ये, क्योंकि संधियां जो हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ में, उसमें ब्रिटिशर्स ने मांग करी थी कि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ब्रिटिश इंडिया में सीधा सीधा ये है कि ब्रिटिश इंडिया के जितने भी हो, इसमें डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था। इस जगह जो आप एक मैप देख रहे हो, एक मैप आएगा, उस मैप में जो पिंक पिंक की तरफ से जो दिख रहा है, पिंक की तरफ से जो भी कलर है, वो सारे के सारे अपने प्रिंसली स्टेट है, और जो येलो की तरफ से जितने भी दिख रहे हैं, सेंट्रल प्रोविंस, कूच बिहार और प्रोविंस के जितने भी दिख रहे हैं, वो सब ब्रिटिश इंडिया के। तो इस तरफ जो मैप आएगा वो एक बार ध्यान से देखना। इसके बाद आते हैं, अब ब्रिटिश इंडिया में भी कई होने चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया को भी किस तरीके से डिवाइड होना चाहिए ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया डिवाइड होना चाहिए कि 292 मेंबर जो होने चाहिए वो प्रोविंस के होने चाहिए, मतलब प्रांत के होने चाहिए। प्रांत एक तरीके से आज के टाइम पर अपन स्टेट मान लेते हैं कि 292 स्टेट होने चाहिए, जहाँ से 11 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 11 सदस्य। और 4 जो होने चाहिए हाई कमीशन प्रोविंस से, हाई कमीशन प्रोविंस से 4 सदस्य होने चाहिए। वो भी कहाँ कहाँ से होने चाहिए? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान से। ये आया समझ में कि भाई कहाँ कहाँ से टोटल मेंबर होने चाहिए? 389, 296 ब्रिटिश इंडिया के, 93 प्रिंसली स्टेट के। ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर होंगे वो इलेक्ट होंगे। इलेक्ट किस तरीके से होंगे? इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। और प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेट होंगे वो नॉमिनेट क्यों होंगे? क्योंकि वहां पे विधानमंडल था ही नहीं। प्रिंसली स्टेट में विधानमंडल नहीं था, राजा ही अपनी तरफ से एक पर्सन चुनेगा, उसको नॉमिनेट करेगा। तो ये उस तरीके से था, इसलिए वहां पे जितने मेंबर थे वो नॉमिनेट थे। फिर 296 मेंबर को डिवाइड करा अपन ने प्रोविंस में, 292 हो गए, और 292 ब्रिटिश प्रोविंस है, और 4 जो होंगे वो हाई कमीशन से होंगे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान से। अब बात ये आती है कि भाई कितने सारे लोगों पे कितने प्रतिनिधि होने चाहिए। तो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही लिखा हुआ है कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक प्रतिनिधि होना चाहिए, 1 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, 1 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। अब इसमें जो वोट डाले जाएंगे वो किस आधार पर डाले जाएंगे? जैसे कि इसमें भी जो प्रावधान था क्रिप्स मिशन में, जो वोट इलेक्टेड होंगे, वोट कौन करेगा? मेंबर ऑफ लोअर हाउस करेंगे। लोअर हाउस किस उसमें वोट करेंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के उससे करेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का जो मतलब है, जो इसके बारे में, जो ये क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज अपन आगे पढ़ेंगे, आगे इसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो सीधे सीधे बात आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले मांग करी बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू समिति ने, एम एन राव ने।
चारों ने ही इनडायरेक्टली तरीके से मांग करी थी। एम एन राव ने तो डायरेक्टली तरीके से मांग करी थी, इन तीनों ने इनडायरेक्टली तरीके से मांग करी थी। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली डिमांड कर दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड कर दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से अगस्त ऑफर में ये जो प्रस्ताव है इन अंग्रेजों ने मान तो लिया था, लेकिन किस लिए माना था, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड वॉर में अपना जो है एक वो दे, क्या दे, अपना सहयोग दे अगस्त ऑफर में। 1940 में जो अगस्त ऑफर आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स आए, उन्होंने प्रोविजन रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होनी चाहिए, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रोविजन रखा था कि भाई डायरेक्टली इलेक्ट होनी चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन, 3 कैबिनेट मिनिस्टर आए। क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, कैबिनेट मिशन में कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर जो है इंडिया आए थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। टोटल मेंबर 389 होते हैं, 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया के, 93 प्रिंसली स्टेट के, 292 जो है प्रोविंस के, 4 जो है हाई कमीशन के। वोटिंग होनी चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो ये सब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसमें जो सीधे सीधे जो क्वेश्चन उठते हैं वो ये उठते हैं 1895 में सबसे पहले मांग किसने करी? तो 1895 में सबसे पहले मांग करी बाल गंगाधर तिलक ने। 1922 में किसने करी? भाई महात्मा गांधी ने करी। 1940 में क्या आया? 1940 में अगस्त ऑफर आया। 1946 में क्या आया? 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1935 में किसने मांग करी? कांग्रेस पार्टी ने की। भाई कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली डिमांड करी थी, वो कौन से सन में करी थी? 1935 में करी थी। 1934 में एम एन राव ने करी थी। एम एन राव ने भी डायरेक्टली तरीके से बोला था कि भाई हमें संविधान सभा चाहिए। एम एन राव को और क्या बोला जाता है? क्वेश्चन यह भी रहता है कि भाई कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किसे बोला जाता था? एम एन राव को बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हम कल अपन पढ़ेंगे। मॉडर्न में ब्रिटिश इंग्लिश का उठा लेंगे। इंग्लिश में एक क्विक ओवरव्यू अगर अपन दें तो सीधे सीधे ये है कि इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी। एस्टेब्लिश होने के बाद उस कंपनी बहादुर, जॉन बहादुर इस नाम से जाना जाता था। 217 इसमें शेयर होल्डर्स थे। क्वीन एलिजाबेथ ने इसको 2 या 3 साल की जो है मोनोपोली दे दी थी राज करने की। सर थॉमस रॉय आए थे, फिर जॉन मार्शल, क्या बोलते हैं, हाँ सर थॉमस रॉय आए थे। ये सारी चीजें हैं जो अपन कल पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स में। तो आज के लिए बहुत ही इतना ही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोटा सा एक टॉपिक था, अपन ने छोटे से टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझा दिया है। अब ये चीज याद करनी है आपका काम है। 1895-92 इस सन जो है याद रखना। इस सन जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक तो करा ही करो, लेकिन सब्सक्राइब भी करा करो। आप सबसे ये अनुरोध है मेरा। तो इसको आज यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।